प्यारे बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार सिंह, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज आपके सामने कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के अंतर्गत स्वतंत्र भारत में राजनीति नामक पुस्तक में भारत के विदेश संबंध के बारे में चर्चा करूंगा आपसे। आइए देखते हैं भारत के विदेश संबंध। भारत के विदेश संबंध में बारे में बताने से पहले आपको थोड़े से पीछे ले जाते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमें पता है कि उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां बहुत ही विकटपूर्ण थी, बहुत ही विकटपूर्ण थी। आज़ादी किन संदर्भों में मिली ये भी हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें, उद्देश्य, हम भारत के विदेश संबंध के बारे में जो चर्चा करेंगे, क्या क्या उद्देश्य है हमारे, या इस पाठ के अंतर्गत किन विषयों पे हम चर्चा करेंगे, इसको देख लेते हैं। पहला, भारत के विदेश संबंध ने किन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आकार ग्रहण किया। दूसरा, भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहे। चौथा, भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन स्थितियों में हुआ। इन्हीं 4 शीर्षकों के अंतर्गत हम इस अध्याय में भारत की विदेश नीति के बारे में चर्चा करेंगे। अब आइए आगे देखते हैं तत्कालीन समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति या अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ क्या था। अभी हमने आपको बताया कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बहुत ही विकटपूर्ण और चुनौती भरा वातावरण था। क्यों? क्योंकि तत्कालीन समय में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और विश्व शीत युद्ध के दौर में प्रवेश कर गया था। शीत युद्ध का दौर से आशय यह है कि 2 महाशक्तियों में सदैव तनातनी की स्थिति या तनाव की स्थिति। अभी 2 महाशक्तियां कौन कौन सी थी, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। एक शक्ति थी अमेरिका और दूसरी शक्ति थी सोवियत संघ। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था और सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। अब यहाँ थोड़ा सा ये हम विचार कर लेते हैं कि पूंजीवादी विचारधारा से क्या तात्पर्य है और साम्यवादी विचारधारा से क्या तात्पर्य है। देखिए, पूंजीवादी विचारधारा में निजी संपत्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। व्यक्ति अपने श्रम से जितना पूंजी अर्जित कर सकता है उस पर कोई बंधन नहीं होता है। साम्यवादी विचारधारा में सामूहिक पूंजी या राज्य नियंत्रित चीज़ों को वरीयता दी जाती है, समाज के कल्याण की बात की जाती है। अब यहाँ हम देखेंगे कि भारत ने जो विदेश नीति अपनाई या विदेश नीति में जो सिद्धांत अपनाए वो क्या थे और क्यों अपनाए गए। यहाँ देखिए, भारत ने इन दोनों खेमों से समान दूरी बनाते हुए गुट निरपेक्षता की राह पकड़ी। अब पहले हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि गुट निरपेक्षता है क्या। देखिए, अभी हमने चर्चा की कि तत्कालीन समय में विश्व 2 भागों में बट गया था। शीत युद्ध का दौर था। एक पूंजीवाद समर्थक अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देश थे, यूरोपीय देश, और दूसरे साम्यवादी विचारधारा समर्थक देश सोवियत संघ और उसके सहयोगी पूर्वी यूरोपीय देश। चूँकि उस समय 1945 से लेकर 1950 तक बहुत सारे विकासशील देश स्वतंत्र भी हुए, नवोपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के चंगुल से। भारत भी उनमें से एक था। जब हमारे पहले प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब अपनी विदेश नीति के बारे में या राष्ट्र निर्माण के बारे में चर्चा करने की बात की तो उन्होंने दोनों खेमों से समान दूरी बनाने की बात की। समान दूरी क्यों? समान दूरी इसलिए बनाने की बात की कि वित्तीय सहायता एवं तकनीकी प्राप्त हो सके दोनों देशों से। दूसरा, अपनी हम स्वतंत्र विदेश नीति का परिचालन कर सकें। जैसा कि
आप सभी जानते हैं कि 200 वर्षों की गुलामी के पश्चात 1947 में हम आज़ाद हुए और फिर हम किसी नौ उपनिवेशवाद के चंगुल में न फंसें या महाशक्तियों के दबाव में न आए, इस वजह से हमने गुट निरपेक्षता की नीति का स्वीकार की। तीसरा एक मुख्य कारण और था, भारत एक बहुत बड़ा देश है। अपने आकार, अवस्थिति और शक्ति संभावना को भांपकर नेहरू जी विश्व के मामलों में, खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का स्वप्न देखा था। नेहरू जी की अगुवाई में ही भारत ने 1947 के मार्च में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन कर डाला था, जबकि अभी भारत को आज़ादी मिलने में 5 महीने शेष थे। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारत वैश्विक मंच पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता था। और जैसा कि उस समय के हाल फिलहाल के तस्वीरों में भी आप देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ के शीर्षस्थ नेताओं के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी चित्र अक्सर दिखाई देता है। ये देखिए, तो ठीक है, यहाँ एक तथ्य और जान लीजिए कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन या संगठन बनाया गया, उसकी नींव बार्डुंग सम्मेलन 1955 में पड़ गई थी और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में संपन्न हुआ। बेलग्रेड जो यूगोस्लाविया की तत्कालीन राजधानी थी। अब आइए आगे देखते हैं चीन के साथ हमारे संबंध। भारतीय विदेश नीति में चीन के साथ हमारे संबंध यानी शांति और संघर्ष। भारत जब स्वतंत्र हुआ उसी समय चीन भी स्वतंत्र हुआ। 1949 में वहाँ पे जन क्रांति माओ के नेतृत्व में संपन्न हुई। चूँकि भारत भी औपनिवेशिक दौर से गुजरा था, चीन में भी औपनिवेशिक सत्ता थी, अतः जब चीन को आज़ादी मिली तो भारत उसको बहुत ज़्यादा सहयोग देने के लिए तत्पर रहा। शुरुआत के दौर में हम दोनों कहने का तात्पर्य है कि भारत और चीन दोनों ने आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए पंचशील सिद्धांतों पे बल दिया। पंचशील एक बौद्ध धर्म का सिद्धांत है जिसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की जाती है। इस सिद्धांत के अंतर्गत हमने एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मानने की बात की, किंतु यह संबंध बहुत दूर तक आगे नहीं चला। जैसा कि आप पुरानी फिल्मों में भी देखते होंगे कि हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे उस समय के परिदृश्य में, लेकिन आगे चलकर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि भारत और चीन दोनों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। ये तनाव क्यों उत्पन्न हुआ? इसके भी मुख्यतः 2 कारण थे। पहला, चीन का तिब्बत पर कब्जा करना और दूसरा, भारत चीन सीमा विवाद। प्यारे बच्चों, यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, जो हमारी सीमा चीन के साथ लगती है उसको हम LAC बोलते हैं। LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ चीन लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश, जिसको उस समय नेफा बोला जाता था, के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा जताता था। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, सीमा विवाद को लेकर भारत की एक अलग सोच थी या एक अलग दृष्टिकोण था। भारत का ये मानना था कि जो सीमा विवाद है इसके सारे मुद्दे अंग्रेजी शासन के दौरान ही सुलटा लिए गए हैं, लेकिन चीन कहता था कि अंग्रेजी शासन के दौरान हुए समझौतों को हम नहीं मानते हैं। परिणामतः 1962 में दोनों के, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में यद्यपि कि हमारी सेना ने बहुत बहादुरी से लड़ा, फिर भी भारत की पराजय हुई। यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा और तिब्बत के बारे में जान लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तिब्बत का जो विवाद क्या था? तिब्बत देखिए मध्य एशिया का एक प्रसिद्ध पठार है, अतीत में कई बार स्वतंत्र रह चुका है,
लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया और वहाँ की संस्कृति को सुनियोजित तरीके से नष्ट करने लगा। शुरुआत में तो भारत ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन जब वहाँ के नेता या धार्मिक नेता जब भारत में शरण लेने के लिए बातें करने लगे और जब ये लगा कि चीन तिब्बत में दमन कर रहा है, तो भारत की भी बेचैनी बढ़ने लगी। 1958 में यहाँ चीनी आधिपत्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह भी हुआ तिब्बत में। फिर 1959 में दलाई लामा भारत में राजनीतिक शरण मांगने आते हैं और भारत उनको राजनीतिक शरण देता भी है। यहाँ से बात और बिगड़ जाती है। चीन भारत पे ये आरोप लगता है कि ये हमारे घरेलू मामलों में, भारत हमारे घरेलू मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। फिलहाल 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है। ये मानचित्र आप देखिए, इस मानचित्र में कुछ चीज़ें आपको दिखाई देंगी। जो समस्या है, एक ये इलाका पूर्व का इलाका है और दूसरा ये अक्साई चीन है जो जम्मू कश्मीर में लद्दाख का पार्ट आता है। इन क्षेत्रों पे चीन अपना दावा करता है और यहाँ तक कि अक्साई चीन के तो अधिकांश भाग अभी भी उसके ही कब्जे में हैं। फिलहाल युद्ध हुआ। युद्ध में हमारी सेना ने काफ़ी वीरता से लड़ाई लड़ी, किंतु हम पराजित हुए और इस युद्ध का व्यापक प्रभाव हमारे जनमानस पे पड़ा। पहला, भारत की छवि को देश विदेश दोनों ही जगहों पे धक्का लगा। चूँकि एक समय था, अभी हमने आपको बताया कि नेहरू जी विश्व के शीर्षस्थ नेताओं के साथ, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, सोवियत संघ के नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। उनकी छवि को धक्का लगा। धक्का इसलिए लगा कि भारत जैसे सैन्य शक्ति के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, इस तरह की बातें उठने लगी। दूसरी चीज़, अभी हमने आपको बताया है कि हम अपनी विदेश नीति में गुट निरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा देते। गुट निरपेक्ष का मतलब ये था कि हम किसी भी महाशक्ति या खेमे में बटकर नहीं रहेंगे। अब चूंकि हम थोड़ा सा, हमारा झुकाव सोवियत रूस के प्रति भी था और जब ये युद्ध हुआ तो सोवियत रूस ने साम्यवादी भाई भाई कहकर भारत से अपना पल्ला झाड़ लिया, मतलब चीन के खिलाफ वो खड़ा नहीं हुआ। मजबूरन हमें क्या, फिर से अमेरिका और ब्रिटेन से सहायता मांगनी पड़ी। यहाँ हमारी गुट निरपेक्षता की नीति पे सवाल उठने लगे। तीसरा है, घरेलू राजनीति में नेहरू जी की छवि धूमिल हुई। यह इस समय युद्ध के पश्चात यह पहला अवसर था जब नेहरू जी के सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। दूसरी चीज, भारतीय घरेलू राजनीति में पार्टियों में भी उठापटक मच गई। जैसे यहाँ थोड़ा सा आपको एक पार्टी के बारे में मैं चर्चा करूँगा, भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। उसमें कुछ लोग चीन के समर्थन में आ गए और कुछ लोग सोवियत रूस के। बाद में इस पार्टी का बंटवारा भी हुआ। यहाँ ये बताने का तात्पर्य यह है कि जो सोवियत रूस के समर्थक थे वो कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते थे, मतलब कांग्रेस को समर्थन देना चाहते थे, किंतु जो चीन के समर्थक इस पार्टी में धड़ा था वह कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। फिलहाल ये युद्ध हुआ, काफी समय तक दोनों देशों के बीच में तनाव रहा। आगे चलकर करीब 1 दशक लग गए हमारे संबंधों को बेहतर होने में। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के चीन यात्रा के पश्चात दोनों देशों में कुछ तनाव कम हुए। दोनों देशों में भरोसा बहाली को एक टर्म्स बोला जाता है, CBM, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। दोनों देशों में संबंधों को बेहतर बनाने के लिए CBM के प्रावधान किए गए तथा कठोर राजनीति, हार्ड पॉलिटिक्स के बजाय दोनों देशों द्वारा मृदु राजनीति, सॉफ्ट पॉलिटिक्स पर बल दिया गया। अब यहाँ इसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हार्ड पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि राजनीति में सैन्य क्षेत्र या राजनीतिक मुद्दों से संबंधित चीज़ों पे हम विचार करते हैं, और सॉफ्ट पॉलिटिक्स में राजनीतिक मुद्दों को छोड़कर हम व्यापार, वाणिज्य और संस्कृतिकरण को बढ़ावा देते हैं। इसी के अंतर्गत एक शब्द और यूज होता है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जिससे
जिसके द्वारा मतलब व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाए, लोगों का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश में हो, ताकि जो विवादित मुद्दे हैं उनको छोड़कर हम दूसरे रास्ते से संबंध बेहतर बना सकें। ये तो था हमारा चीन के साथ संबंध। अब आइए देखते हैं पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है भारत के। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि पहले पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही देश हुआ करते थे। आज़ादी के बाद द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पे भारत का बंटवारा हुआ और भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने। फिलहाल यहाँ हमें चर्चा करना है वैदेशिक संबंधों के बारे में। आज़ादी के पश्चात ही कश्मीर मसले को लेकर दोनों देशों में 1947 में एक छद्म युद्ध हुआ। छद्म युद्ध इसलिए क्योंकि सीधे कोई सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, और यहाँ जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने घुसपैठ किया था उनको कबायली बोलते थे। फिलहाल इसमें कुछ हिस्सों पे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया, जिसको आज के डेट में पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। कश्मीर मुद्दे को छोड़ दिया जाए तो दोनों देशों में कुछ मुद्दों पर सहयोग संबंध भी कायम हुए। जैसे जब भारत आज़ाद हुआ और बंटवारा हुआ तो दोनों देशों की तरफ जो महिलाएं अपहृत हुई थी या अपने घरों से बिछड़ गई थी, उनके घरों में पुनः वापसी के लिए भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने बराबर अपेक्षित सहयोग किया। दूसरा, सिंधु नदी का नाम आपने सुना होगा। सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर भी दोनों देशों में कुछ मनमुटाव या विवाद थे, लेकिन ये भी आपसी बातचीत के माध्यम से दोनों देशों ने इस समझौते को समाधान कर लिया। विश्व बैंक की मध्यस्थता से दोनों देशों में समझौता संपन्न हुआ। किंतु सीमा विवाद को लेकर दोनों में तनाव ज्यादा रहे हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1965 में युद्ध हुआ और अंततः ताशकंद समझौते के द्वारा इस युद्ध पे विराम लगा। इस युद्ध में भी हम जीते थे और भारतीय सेना तो लाहौर तक पहुंच गई थी। तत्कालीन समय में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। पुनः आगे चलकर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध एक तरह से भारतीय इतिहास के लिए भी मील का पत्थर है। फिलहाल थोड़े से पीछे जाते हुए इस युद्ध के बारे में चर्चा करने से पहले हम जानते हैं कि ये हुआ क्यों। वस्तुतः यह पाकिस्तान के लोकतांत्रिक संकट के कारण उत्पन्न हुआ था। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था। एक पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था और एक पूर्वी पाकिस्तान, और बीच का जो क्षेत्र था वह भारत का था। अब यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान का पाकिस्तान की राजनीति में काफी दबदबा था। जब 1970 के दशक में पाकिस्तान में आम चुनाव हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान के एक नेता शेख मुजीबुर रहमान पूर्ण बहुमत से जीत कर आए, लेकिन पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की जो पश्चिमी पाकिस्तान के नेता थे, उन्होंने इस जनमत को मानने से इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आप आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहाँ एक विद्रोह खड़ा हो गया पश्चिम पाकिस्तान के खिलाफ। अब भारत का इससे क्या संबंध है? चूंकि भारत पाकिस्तान का पड़ोसी राष्ट्र है, जब यहाँ विद्रोह खड़ा हुआ तो अधिकांश पूर्वी बंगाल के लोग भगकर भारत आना शुरू किए। चूंकि पाकिस्तानी सेना ने यहाँ दमन चक्र चलाना शुरू किया तो वहाँ से जो लोग भगकर भारत आते थे अपने बचाव के लिए, इससे यहाँ पे शरणार्थियों की समस्या बढ़ गई। करीब 80 लाख शरणार्थी उस समय भारत में आए थे। इससे भारतीय संसाधनों पे भी दबाव पड़ा। इसी के परिणाम स्वरूप तत्कालीन समय की हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को नैतिक समर्थन देते हुए सहायता की और इसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान का एक और युद्ध हुआ। किंतु इस युद्ध में
अब यहाँ पे एक समस्या और थी कि जब ये युद्ध हुआ उस समय एक धुरी पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की बनी हुई थी और वो सीधे पाकिस्तान के समर्थन में भारत को धमकी देते रहते थे। परिणाम स्वरूप भारत ने भी सोवियत संघ से अपनी मित्रता संधि 1972 में की। हुआ ये कि अगर जो भारत पे कोई आक्रमण होता है तो वह सोवियत संघ पे भी आक्रमण माना जाएगा और इस तरह से ये मैत्री संबंध काफ़ी आगे तक चली। फिलहाल इस युद्ध का भी परिणाम हम सभी जानते हैं कि इसमें भारत विजयी रहा, लेकिन विजयी रहा और बहुत बड़े पैमाने पे विजयी रहा। करीब 90,000 की सेना, पाकिस्तानी सेना यहाँ पे समर्पण की थी। ये उस समय के समाचार पत्रों का कटिंग है, इसमें देखिए कितनी बड़ी सफलता मिली थी हमें। एक चीज और यहाँ थोड़ा सा बता दें हम कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको हम LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, और भारत और चीन की सीमा रेखा के बारे में हमने आपको बताया अभी, LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फिलहाल ये युद्ध हुआ, इसमें भी हम जीते, किंतु आज भी हमारे संबंध पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। मुख्य समस्याएं आज भी वही हैं, सीमा विवाद, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद, और दूसरा चीज सीमा पार आतंकवाद। सीमा पार आतंकवाद को हम CBT भी बोलते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इन दोनों के कारण आज भी हमारे संबंध बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से बेहतर नहीं है, किंतु आगे चलकर हमने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में रेल सेवा और बस सेवा शुरू की, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिस समय सेवाएं चालू हैं, संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की बात की गई, उसी समय कारगिल की घटना हो जाती है, कारगिल युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध में भी भारत विजयी हुआ, यहाँ तक कि पाकिस्तान अपनी सेना के 100 तक लेने नहीं आया, वो ये मानने से इनकार कर दिए कि ये हमारी सेना है। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय जगत में आलोचना भी खूब हुई, फिर भी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ भी सॉफ्ट पॉलिटिक्स से ज़्यादा जोर दे रहे हैं और ट्रैक टू डिप्लोमेसी का प्रयोग कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं भारत की परमाणु नीति। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी तकनीकी के बहुत पक्षधर थे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बहुत ज़्यादा समर्थन देते थे। क्यों? क्योंकि भारत का विकास अगर जो करना है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को और ज़्यादा मजबूत करना होगा या उसमें नई खोजें करनी होंगी। जिस समय की बात हो रही है उसी समय भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए 1974 में परमाणु परीक्षण भी किया था। यद्यपि कि हमारा भारत का परमाणु कार्यक्रम जो है 1940 के दशक में ही शांतिपूर्ण कार्यों के लिए प्रारंभ हो चुका था, लेकिन फिर भी हम देखना चाहते थे कि इससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं आगे चलकर। चूंकि विश्व में परमाणु क्लब या ये कहे कि परमाणु संपन्न देशों की संख्या बढ़ रही थी और भारत को भी अपने रक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए परमाणु क्लब में शामिल होना था। इसी के फलस्वरूप 1998 में भारत ने अपने सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परमाणु परीक्षण किया और इस प्रकार परमाणु क्लब में शामिल हो गया। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारा परमाणु सिद्धांत है क्या। देखिए, भारत ने जो परमाणु कार्यक्रम अपना चलाया वो तो ठीक था। परमाणु शक्ति संपन्न होने के बाद हमने इस बात को स्वीकारा कि ये जो अणु शक्ति संपन्नता है, हम केवल अपने रक्षार्थ या आत्मरक्षार्थ इसका परीक्षण किए हैं। हम किसी के ऊपर पहले प्रयोग नहीं करेंगे। इस सिद्धांत पे भारत का
परमाणु कार्यक्रम आधारित है तथा भारत की परमाणु नीति में यह बात दोहराई गई कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू और भेदभावहीन परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो। भारत ने परमाणु अप्रसार के लक्ष्यों को ध्यान रखकर ही की गई संधियों का विरोध किया, क्योंकि ये संधियां उन्हीं देशों पर लागू होने को थी जो परमाणु शक्ति से हीन थे। ये संधियां हैं परमाणु अप्रसार संधि, जिसको NPT भी बोलते हैं, यह 1968 में आई थी, और दूसरी थी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT, जो 1996 में लाई गई थी। एक चीज़ यहाँ ध्यान रख लीजिए कि दोनों संधियाँ एक तरह से परमाणु अप्रसार या परमाणु प्रसार को रोकने के लिए लाई गई थी, लेकिन ये भेदभाव पूरक हैं। इस संधियों में यह व्यवस्था की गई है कि जो पहले से शक्ति संपन्न है वो तो और ज़्यादा परीक्षण करते जाएंगे, उन पे कोई रोक या दबाव नहीं होगा, लेकिन जो परमाणु से शक्ति संपन्न नहीं है पहले से, जैसे भारत जैसे विकासशील देश, इनको रोकने के लिए या इनको परीक्षण करने से रोका जाएगा। यहाँ पे भी आप इसके बारे में देख सकते हैं, ईरान का मुद्दा आप उठा सकते हैं। ईरान को भी परमाणु परीक्षण करने से रोकने के लिए अनेक प्रावधान किए गए, उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए। बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिए, विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। वर्तमान में भारत की विदेश नीति ज़्यादा यथार्थवादी हुई है। कैसे, इसको देखते हैं हम। रूस के साथ मित्रता हमारी कायम है। रूस में इसलिए यहाँ कह रहा हूँ क्योंकि रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ ज़्यादा हुआ है। पाकिस्तान तथा चीन के साथ हमारे संबंधों में यद्यपि तनाव की स्थिति है, किंतु सहयोग बढ़ाने के लिए इन देशों से मृदु राजनीति यानी सॉफ्ट पॉलिटिक्स पर बल दिया जा रहा है। जैसा कि हमने पहले भी आपसे चर्चा किया है कि सॉफ्ट पॉलिटिक्स में व्यापार, वाणिज्य तथा संस्कृतिकरण के माध्यम से एक देश के दूसरे देशों से संबंध को व्यापक बनाए जाते हैं। हार्ड पॉलिटिक्स पे जब बात नहीं बनती है तो हम इस ट्रैक के माध्यम से, इसमें आपकी ट्रैक 2 डिप्लोमेसी आ जाती है, इसके द्वारा हम अपने संबंधों को बेहतर बनाने की बात करते हैं। आज के यथार्थवादी समय में, या ये कहिए कि वर्तमान समय में हमारी व्यवहारिकता, हमारी विदेश नीति की व्यवहारिकता को देखते हुए हमारा झुकाव अमेरिका के साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज का समय एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समय है। जो शीत युद्ध के समय में 2 महाशक्तियाँ थीं, उसमें से आप जानते हैं कि सोवियत संघ का पराभव हुआ और रूस उसका उत्तराधिकारी हुआ। वर्तमान में रूस की वह स्थिति नहीं है जो कभी सोवियत संघ की हुआ करती थी। इसी वजह से हमें भी अपने संबंधों को अमेरिका के साथ बेहतर बनाने पर बल देना पड़ रहा है, ताकि यथार्थवादी राजनीति में हम महत्वपूर्ण भूमिका अपना सकें। ओके, थैंक्स बच्चों।